हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टैटिट्यूड में। और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि एग्री बिजनेस या एमएससी एग्रीकल्चर। हमेशा किसी भी कृषि के विद्यार्थी के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद क्या उसे एग्री बिजनेस में जाना चाहिए, एमएससी में जाना चाहिए, किस में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, किस में सैलरी अच्छी है, किस में ग्रोथ अच्छी है, किस में भविष्य ज़्यादा सिक्योर है। वो हम सभी चीज़ें इसमें जानेंगे। तो देखो, मैं पहली बार बता दूं, मैं आपको इसमें बेसिक से बताऊंगा। अगर हाँ, मैं मानता हूं कि आप प्रो हैं, है ना, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा के देख लीजिए। बट क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेगा तो उसको नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आपके लिए सिर्फ एक बटन है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दोस्तों कि एग्री बिजनेस और ये जो हमारा एमएससी एग्री कल्चर है वो है क्या। तो देखो, कभी भी आप जब बीएससी करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आपको पता है। तो देखो, हम सभी को पता है, पहले आपको पता है कि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, जो एग्रीकल्चर है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60% के करीब लोग सीधे तौर पर कृषि से जुड़े हुए हैं। ये तो सीधे तौर पे, वैसे तो हर कोई जुड़ा हुआ है भाई। खाना खाओगे आप, कुछ भी खाओगे तो एग्रीकल्चर तो उसमें है ही। आप अगर रोज खाना खा रहे हो तो वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है ना। तो कहने को तो 100% लोग डिपेंडेड है, लेकिन हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो भारत की जो कृषि है वो बैकबोन है। तो इसलिए दोनों ही बहुत जरूरी है और दोनों का ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आइए पहले हम देखते हैं कि एग्री बिजनेस है क्या। अगर आपको बेसिक्स में बताऊं तो दोस्तों देखो, कृषि का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई फसल को उगाना, ठीक है। क्योंकि दुनिया देखो कैसे तरीके से बदल रही है। एग्री बिजनेस को आप समझो तो देखो, ये एक व्यवसाय का एक अनूठा मिश्रण है। देखो, जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तब देखा, आपने देखा कैपिटलिज्म कितना बढ़ता रहा। कैपिटलिज्म का मतलब है कि आप देखो हर चीज़ में किस तरीके से बिजनेस तरीके से ग्रो हो रहा है ना। तो अब मान लो आप अभी भी अगर कृषि में, एग्रीकल्चर में पहले की तरह ही सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बढ़ोगे, पहले की चीज़ों पे ही रहोगे, तो आप कैसे विकास कर पाओगे। अगर एक किसान है, मान लो, ठीक है, आप एक किसान है, अगर वो अपनी मेहनत से खेती करता है और खूब मेहनत करके वो अपने, मान लो चावल की खेती उसने करी, धान की खेती करी, वो उसको उगा लेता है, ठीक है। अब इस धान को अगर वो मार्केट में अच्छे से सेल ही नहीं कर पाता है तो क्या होगा। मान लो आज यूपी का किसान है, ठीक है, अब यूपी में बासमती चावल मान लो उगाया, ठीक है। तो बासमती चावल को उसको पता है कि अगर मैं दुबई को एक्सपोर्ट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे अच्छी इनकम मिल सकती है। लेकिन क्या किसान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो क्या दुबई में जाके अपना घर बैठे माल बेच सके। तो उसको प्रोवाइड करना जो काम है वही एग्रीकल्चर का मार्केटिंग का पार्ट है। अब मान लो टमाटर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, अब इसको जल्दी से जल्दी सही दाम मिल जाए और ये खराब भी ना हो, तो ये सब पार्ट भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का होता है। दूसरी बात, अगर मान लो आप एक अच्छा बीज तो बना लेते हो, ठीक है, मगर उस बीज को आप किसान तक पहुंचा ही नहीं पाते हो या सरकार नहीं पहुंचा पाती है, तो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एग्री बिजनेस का ही पार्ट होता है, ताकि जो कृषि उत्पादों की मार्केटिंग है, वितरण है यानी पहुंचाना है, प्रसंस्करण है, निर्यात और वित्तीय प्रबंधन जैसे व्यापक पहलुओं को समझने को हित करते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए, एक तो आपका कृषि में सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ फसल उगानी है या फिर आपको उत्पादन करना है, उस उत्पादन से आप अधिक से अधिक पैसा भी कमा पाएं, कम खर्चे में उसको निवेश कर पाएं, उसको आगे पहुंचा पाएं, जल्दी खराब ना हो। ये सारी चीज़ें बेसिक फंडे जो मैं बता रहा हूँ वो एग्रीकल्चर के कोर हैं। वैसे तो एग्री बिजनेस सिर्फ इतना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी एग्री बिजनेस के विद्यार्थी से बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छी डीपली समझा पाएंगे, बट मैं एक ऐसे आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझ पाएं, ठीक है। अब आइए हम करियर ग्रोथ की बात कर लेते हैं, आगे क्या है इसके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर क्या है। तो आपको पता है कि एमएससी एग्रीकल्चर में आप क्या क्या पढ़ते हो। एग्रोनॉमी पढ़ते हो, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हो, हॉर्टिकल्चर पढ़ते हो, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हो, सॉइल साइंस पढ़ते हो, एंटोमोलॉजी पढ़ते हो, जैसे हम कीट विज्ञान कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और अगर हम बात करें तो एमएससी एग्रीकल्चर एक गहन शोध आधारित मास्टर प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें आप कृषि विज्ञान की तकनीकी और विज्ञान बारीकियों में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम उन छात्रों के लिए आदर्श है जो फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य, पौध प्रजनन, कीट प्रबंधन और कृषि विस्तार जैसे क्षेत्रों में गहन चर्चा करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर कुछ अंतर अभी तक समझ पा रहे होगे। दो आसान भाषा में आपसे ये कहूँगा अगर समझने के लिए, मान लो आपको किसी फसल का उत्पादन करना है, तो मान लो धान का आपको उत्पादन करना है, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर धान नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में धान को बनाने के लिए, उसकी ऐसी वैरायटी पैदा करने के लिए, उसको ऐसा सस्टेनेबल बनाने के लिए कि हम उस क्षेत्र में भी धान को उगा सकें या धान का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पर एग्री बिजनेस नहीं, आपको एमएससी एग्रीकल्चर वाला ज़्यादा अच्छी मदद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फसल विज्ञान पढ़ रखा होगा, कीट से बचाने के लिए एंटोमोलॉजी कर रखा होगा, या अगर वो पीएचडी कर लेते हैं तो उस पर रिसर्च कर पाएंगे। लेकिन अब मान लो उस धान को बन गया, लेकिन उस धान को आपको आगे व्यापार में लेके जाना है, उसको सेल करना है,
उसको आपको आगे पहुँचाना है, उसको एक नए आयाम देना है। मान लो आप इंडिया में ये सक्सेस कर लेते हो, ऐसी फसल बना लेते हो धान की जिसको आप उगा पा रहे हो, तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र होंगे जहाँ पर भी आप इसको बेच सकते हो या ह्यूमैनिटी के नज़रिए से इसको पहुँचा सकते हो। तब उस समय आपका काम आएगा एग्री बिजनेस। तो मेरा आपको बार बार समझाने का मैं आसान भाषा में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप से सवाल कर सको कि आप किसके लिए सुटेबल हो, आपको कौन सा भाग अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आपको अच्छा लगेगा उसी में तो आप बढ़िया होगे। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल देख के आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ इसमें गलत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। आइए अब हम नीचे बढ़ते हैं और हम एक बार देख लेते हैं कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है या कहाँ से कर सकते हो, क्या ऑप्शन है, वो आप सारी चीज़ें देख लो। तो सबसे पहले आपको पता है कि एग्री बिजनेस में आपको प्रवेश लेना है, एमएससी में प्रवेश लेना है, तो दोनों के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए, है ना। आप बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होगे तब तक आप इन दोनों में भाग नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखो कि एग्री बिजनेस जो है वो प्रवेश प्रक्रिया के थ्रू भी होता है और एमएससी भी होता है। आपको दोनों का पता है। दोनों के लिए आपको अगर वैसे कॉलेज तो बहुत सारे हैं, निजी कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, आप चाहें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा कैंपस चाहिए, आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो कुछ एग्ज़ाम जैसे होते हैं आपके कैट के होते हैं, मैट के होते हैं, आईसीआर के कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो उन एग्ज़ाम में आप बैठ पाओगे। जैसे आपको बताऊं कि इसमें एग्री बिजनेस में कुछ विशेष संस्थान जैसे आईआईएम और मैनेज करके जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये एक टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कराती हैं। और आईआईएम का तो नाम आपने सुना ही होगा, वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। ये आमतौर पर 2 वर्ष का पूर्णकालिक कार्यक्रम होता है। अच्छा, यूपी में भी आपको पता है कि एग्री बिजनेस अब शुरू होने लगा है, तो यूपी से अगर आप हो तो यूपी में भी एक कंबाइंड परीक्षा होती है। जैसे आपको पता होगा कि अभी सीएसए ने कराई थी, तो वहाँ पे भी एग्री बिजनेस शुरू हो गया है। शायद आपकी कानपुर वाली में और एक अयोध्या वाली में है शायद, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम एमएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो ये 4 वर्ष के कार्यक्रम के बाद आपका होता है। वैसे यहाँ पे लिख दिया कि 60% अंक के साथ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको दे देती हैं एडमिशन्स जो जनरली निजी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन इतने मार्क्स होंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें भी कुछ प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, जैसे आईसीआर की होती हैं, है ना, कैट की होती है। तो ये सारी परीक्षाएं हैं, जैसे और विशेष संस्था जैसे आईएआर है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, आईसीआर है, तो इनमें आप जा सकते हो संस्थान में, और ये भी 2 वर्ष का ही होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया दोनों ही 2 वर्ष के हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है कि कोई 3 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, तो ये चीज़ तो है, ठीक है। अगर हम और आपके लिए आसान बनाएं तो इसमें से आपका अगर आसानी से आप समझ पाओ तो इसमें क्या के लिए बेस्ट हो सकता है। पहली बात तो देखो, कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो एग्री बिजनेस जो है वो हमेशा से उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कम्युनिकेशन में अच्छे हों। देखो, दोनों में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एमएससी करने के बाद आपको ऐसी जॉब ना मिले जिसमें आपको लोगों को इंटरेक्ट ना होना पड़े, क्योंकि कृषि जो है वो फील्ड का काम ही है, तो आपको आज नहीं कल नहीं तो फील्ड में तो उतरना ही पड़ेगा दोनों में। बट एग्री बिजनेस में क्या है कि आप थोड़ा सा ग्राहकों और किसानों के हितधारकों को प्रभावित संवाद आप दे सको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप नॉर्मल बताए कर सको, यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन भी होंगे, आपको थोड़ा एक्टिव होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपको बिजनेस डील करनी पड़ सकती है। और एमएससी क्या है वो शोध में है। अगर आपका बेसिकली अगर आप ऐसी अपने आप को पर्सनैलिटी रखते हैं जिसको रिसर्च करना अच्छा लगता है, जिसको क्यूरियोसिटी रहती है कि यार मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकूं, तो वो एमएससी आपके लिए अच्छा है। दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, बट आपको ये देखना होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। अगर सिंपल कहूँ कि आप शोध है, रिसर्च है और आप क्यूरियोसिटी रखते हो कुछ अपडेट करने के लिए, कुछ और अच्छा करने के लिए कोई, तो आप उसमें जा सकते हो। एग्री बिजनेस में भी है, लेकिन एग्री बिजनेस थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एग्री बिजनेस में क्या है, आपको जैसे बाजार रुझान है, वित्तीय डेटा है और व्यावसायिक मैट्रिक्स है, उनका आपको विश्लेषण करना ही रहता है। और एमएससी एग्रीकल्चर में क्या है, वो प्रयोगात्मक डेटा है, सांख्यिकी है, विश्लेषण और वैज्ञानिक निष्कर्ष है, वो रहना है। अच्छा, हम यहाँ पे उद्यमिता और नेतृत्व की बात करते हैं तो एग्री बिजनेस में व्यवसाय शुरू करना आपको पता है इसी तरफ ज़्यादा रहेगा। टीम प्रबंधन रहेगा, टीम मैनेजमेंट रहेगा और रणनीतिक योजना रहेगी, तो इसमें ज़्यादा रहेगा। और एमएससी में क्या है, आपकी शोध परियोजनाओं का आपको नेतृत्व करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कोई रिसर्च करनी है, कुछ करनी है, तो उसमें आप नेतृत्व कर रहे होंगे। और एग्री बिजनेस में अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और जो अगर कोई बिजनेस है, किसी कंपनी में आप लग जाते हो, तो टीम का प्रबंधन कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको देखना ही है। अगर हम तकनीकी विशेषता की बात करें तो एग्री बिजनेस जो है वो कृषि प्रौद्योगिकी, सप्लाई और चेन सॉफ्टवेयर की समझ है। और एमएससी क्या है, वो प्रयोगशाला, तकनीकी और क्षेत्र परीक्षण और वैज्ञानिक उपकरण का क्षेत्र है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से ऊपर बता चुका हूँ। अभी आइए हम नीचे देखते हैं। अब करियर की संभावनाएं हम देख लेते हैं कि किसमें करियर की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा रुपए कमा पाओगे, किसमें ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ रहेगा, किसमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी, किसमें भविष्य ज़्यादा सिक्योर है। तो हम वो एक एक चीज़ करके सारी चीज़ें समझेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार फिर मैं याद आपको दिला देता हूँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अभी भी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और नहीं लग रही है अच्छी तो प्लीज़ फीडबैक जरूर देके जाए कि क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि करियर का विकल्प किसमें अच्छा है, किसमें ज़्यादा अच्छा स्कोप है, तो देखो कुछ कंपनियां हैं, जैसे आप देख सकते हो यूपीएल है और इस तरीके का आप देखो एफएमजीसी कंपनियां हैं, जैसे आईटीसी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अमूल है, मदर डेयरी है।
जो इस तरीके की कंपनीज़ हैं, इसमें आपको सेक्टर में जॉब करने का ऑप्शन मिलता है। बैंकिंग में भी आप जा सकते हो, जैसे नाबार्ड है, बहुत सारी बैंक्स हैं जो अपने कृषि अधिकारी रखती हैं, जैसे जो लोन प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि जो भारत सरकार है या फिर आप जिस स्टेट में आप रहते हैं, तो वहाँ की सरकार भी किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है, जैसे उनको लोन देना हो गया, कुछ बीमा देना हो गया, तो उन चीज़ों के लिए भी बैंक्स को ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपके प्राइवेट बैंक हो गए, चाहे आपके गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, ठीक है। और अगर आपको बात करूँ तो जैसे एग्री टेक स्टार्टअप्स है ना, तो निंजा कार्ड है, दी हार्ट है, इन कंपनियों को भी एग्रीकल्चर वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोग भी रखते हैं। निर्यात और व्यापार का ऑप्शन मिलता है, जैसे कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लॉजिस्टिक और बाजार विकास भी आप देख पाते हैं। इसके बाद आप, अगर हम यहाँ पर एमएससी की बात करें साथियों, तो एमएससी में क्या है, बेसिकली आपको अनुसंधान विज्ञान में ज़्यादा आपका रहेगा। जैसे आईसीआर संस्थान में आप जा सकते हैं, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों में वैज्ञानिक के रूप में फसल सुधार, ईंधन और मृदा स्वास्थ्य सेवा पर आपका शोध कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको वही बताया कि जब हम एमएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जो आपकी छवि ऐसी रखती है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, आप कुछ ज़्यादा और अपनी सहभागिता देख सकते हैं फसल उत्पादन में, कीट प्रबंधन में, मृदा स्वास्थ्य में, तो आप इस ओर जा सकते हैं। बट आप अगर ऐसा एक एंटरप्रेन्योर देखते हैं, आप देखते हैं कल को मुझे बिजनेस करना है या फिर ऐसी कंपनी ज्वाइन करना है जो एग्री टेक में काम कर रही है, एफएमजीसी में है, जो बहुत अच्छे काम कर रही है, तो उसमें आपको वहाँ जाना होगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको ऊपर समझाया था कि दोनों में क्या क्या काम रहता है। अगर हम शिक्षण और अकादमी की बात करें, तो देखो एमएससी एग्रीकल्चर उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं। अगर आपका सपना है कि आप प्रोफेसर बने, अगर आपका सपना है कि आप अपना एजुकेशन के क्षेत्र में जाएं, अपनी कोचिंग आगे जाके आप बोलते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप एमएससी एग्रीकल्चर ही चुने, क्योंकि यहाँ से आप बहुत ही महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर है, या फिर आप बुक्स लिख सकते हैं अपने, या आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित कर सकते हैं, शोध मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखो सरकारी पद के लिए आपके पास एमएससी एजी कर रखा होगा तो ज़्यादा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो आप ईडीओ की वैकेंसी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिला कृषि अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स है, या आपने अभी देखा होगा एजीटीए के पद आए थे, गन्ना पर्यवेक्षक है और कृषि पर्यवेक्षक है जो राजस्थान में आते हैं। इस तरीके के पद हैं, वो आप आसानी से टारगेट कर पाओगे। शायद एग्री बिजनेस आप क्या है कि देखो आपको क्या होगा कि आपको प्लेसमेंट तुरंत मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ही आप एग्रीकल्चर से आप बिजनेस कंप्लीट करोगे, मतलब एग्री बिजनेस कंप्लीट करोगे, तो आप तुरंत ही आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी आसानी से ले जाएगी। ले उसमें भी जाती हैं, बट उसमें आपके पास शुरू में ही इतनी सैलरी अच्छी खासी आप ले रहे होगे, तो शायद आप गवर्नमेंट वैकेंसी की तरफ ना जाओ। लेकिन अगर आपका सपना है कि गवर्नमेंट वैकेंसी में जाना है, कृषि अधिकारी बनना है, कृषि सहायक कृषि या कृषि विकास अधिकारी जैसे पद आपको देखने हैं, तो आप इसमें जाइए। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जैसे आपको पता है IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के भी एग्जाम होते हैं, तो वो भी आप इसमें आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा आप देखो KVK और विस्तार कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु और विशेषज्ञों के रूप में भी किसानों का प्रशिक्षण और नवीन तकनीकों का प्रसार भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर हम थोड़ा पैसों की बात कर लेते हैं। देखो मैं इसके लिए पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही मिलता है, क्योंकि हर किसी के अनुभव की भी बात होती है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं इससे ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा भी कैसा बैठा है। अगर आप ऐसे इंटरव्यू में अगर आप ऐसे किसी बेकार बंदे को बिठा दोगे जो इंटरव्यू ही नहीं दे पा रहा है, तो उसको कम ही मिलेगा। बट एक कोई जो वेल मैनर्ड है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि दिखने में बहुत गोरा है वो है, नहीं। मतलब अगर किसी चीज़ों को एक पर्सनैलिटी का मतलब आप एक तो ये समझ लेते हो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, देखने में गुड लुकिंग है, नहीं, ये कुछ नहीं होता पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपसे बात करने में आपसे लोगों को मज़ा आना चाहिए, आपसे बात करना चाहे, बात खत्म करना ना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वेतन की बात करें, तो देखो एग्री बिजनेस अगर आपने कर रखा है, तो प्रारंभिक वेतन जो है वो आपको 30,000 तक आराम से मिल जाता है शुरुआत में ही, ठीक है। अब जब कंपनी से बाहर निकलोगे मतलब तो और भी बढ़ता रहेगा। जब आप मतलब कंपनियां बदलोगे, मान लो आज किसी और कंपनी में हो, कल को आपको लगता है कि उस कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे भी ग्रोथ है। अगर हम देखें तो शुरुआत में ही आपको इतना मिल जाता है। 3 से 5 वर्ष के अनुभव के बाद आपका वेतन लगभग 8 लाख के करीब पहुंच जाता है, जो कि आपका सालाना वेतन होता है। इतना आपका आराम से पहुंच जाता है, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आराम से 45-50 के करीब आपकी पहुंच जाएगी 3 से 5 वर्ष के बाद, और इसके बाद और भी बढ़ती रहेगी। अगर हम एमएससी एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ पे आप या तो गवर्नमेंट वैकेंसी में जाओगे, तो गवर्नमेंट वैकेंसी में जाओगे तो जैसे स्टेट की वैकेंसीज होती हैं, तो उसमें आराम से आप 35 से 50 के बीच में आपको इनकम रहती है। गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। अगर प्राइवेट में जाते हो तो आराम से देखो स्टार्टिंग बहुत डिपेंड करती है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि 19,000 की सैलरी पे भी लगे थे शुरुआत में, आज उनकी सैलरी 36 तक पहुंची है, लेकिन 5 से 6 साल देने के बाद। और यहाँ पे एग्री बिजनेस में आपको 30 तक शुरुआत में मिल जाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हर किसी पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छा कर लेता है, तो कंपनी उसको ज़्यादा रुपये भी दे सकती है प्राइवेट में, ठीक है। प्राइवेट में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कितना हम बेसिक दे रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति है जो उनकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो वो ज़्यादा रुपये भी दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। बट एक हम एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा, आप अगर बढ़ भी लेते हो, बहुत आपको
समय हो जाएगा तो आपका साल का 6 लाख तक जा सकता है। एक यहाँ पे मेन बात मैं आपको बताऊं एग्री बिजनेस और एमएससी एग्रीकल्चर में, तो इसमें क्या है कि आपको स्थिर वृद्धि देखने को मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा जंप आपको सैलरी में नहीं मिलता है, चाहे आप बदलते भी रहो। मान लो आज किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ा रहे हो, हाँ हो सकता है आपकी किसी एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो 20,000 रुपये थी, आपने 5 साल बाद स्वैप किया तो आपकी 40,000 हो गई, लेकिन 5 साल बाद आप चेंज करोगे तो फिर जरूरी नहीं है कि 80 ही हो जाए। लेकिन यहाँ एग्री बिजनेस में क्या है, आपकी सैलरी तेज़ी से बढ़ती है क्योंकि आपको इंटरनेशनल कंपनीज में भी करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें मेन फोकस जो होता है वो उत्पादन पे ना होकर उसको मार्केट करने पे ज़्यादा होता है कि आप कंपनी से ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। तो इसमें कुछ इंसेंटिव्स भी रहते हैं आपके, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करोगे तो आपको इंसेंटिव्स भी रहते हैं और बेसिक सैलरी भी होती है। तो आप खुद समझ लो, जहाँ पे एक आपको साइड बिजनेस है, एक तरफ आपका शोध है, रिसर्च है। हाँ, दोनों ही काम अपने में महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अगर मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी फसल का शोध ही नहीं होगा, अगर वो प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आप बेचोगे क्या, है ना। तो दोनों ही है, मतलब दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉन्ड कोई भी कम हो जाए। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप सेल क्या करोगे, है ना। तो ये भी दोनों है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेड है, लेकिन दोनों में मैं अंतर है वो बेसिक बता दिया है। तो आप अगर वरिष्ठ स्तर पे जाओगे तो आपको 15 लाख तक का पैकेज इसमें हो जाता है आराम से, और अगर इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक तक जाते हो तो इसमें आपको 10 लाख तक आराम से हो जाता है। लेकिन कुछ वैकेंसीज में जैसे IVRI में आपको करने का मौका मिलता है, या फिर IAR में मौका मिलता है, ICR के थ्रू आप डायरेक्टली जाते हो गवर्नमेंट वैकेंसीज में, तो ये 10 लाख नहीं, आपका बहुत अच्छा पैकेज भी चला जाता है, 20 से ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लग रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, और आपकी शुरुआत कैसे हुई है, आपने किस कॉलेज से कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप एग्रीकल्चर कर रखे हो अगर आपने, तो आपको ये चीज़ समझ में आती होगी। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ पे देखें तो निजी क्षेत्र में तेज वृद्धि की संभावना रहती है। अगर हम एग्री बिजनेस में बात करें, गवर्नमेंट वैकेंसीज में आपको एक कंफर्टेबल रहेगा, आपको पेंशन जैसी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, वो मिलती रहेंगी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बट इसमें आपको वृद्धि के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जब मार्केट में निकलोगे आपको पता है कि आज इस कंपनी में अच्छा मुझे नहीं मिलना है, मेरे पास अंदर टैलेंट है, तो आप किसी और कंपनी में भी जल्दी जाके जा सकते हो, उनको ज्वाइन कर सकते हो, आपको पैसा ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी बदलने में आप 10 बार सोचोगे, और एक समय आएगा जब आप पढ़ना ही छोड़ दोगे या एज निकल जाएगी तो कहाँ बदल पाओगे, आप जिस वैकेंसीज में है उसी में रह जाओगे। अगर प्राइवेट में भी शोध में जाते हो तो देखो, सच्चाई ये है कि इंडिया में रिसर्च को लेके इतना ज़्यादा बूम है नहीं, स्कोप है नहीं, आप सब जानते हो। सच्चाई थोड़ी कड़वी है, बस सच्चाई है। हाँ, बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है जो मैं आपको बताया, उसमें ज़रूर होता है, वहाँ पे अगर रिसर्च में आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन सबको नहीं मिलता ना, बात तो एवरेज की हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो वेतन अनुमानित आंकड़े हैं वो संस्थान, कंपनी के आकार और व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर डिपेंड करते हैं, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा कौशल विकास है और आपके अंदर कितने वृद्धि करने की क्षमता है। तो अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी रखते हो जिसको कुछ मतलब ही नहीं है, अपना आना है, कमाना है और चल रहा है भाई चल रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा चांसेस नहीं है। पर जो डेली कुछ सीख रहा है, कुछ बढ़ना चाहता है, तो वो अपने आप में ग्रो करेगा, चीज़ें सीखेगा, 10 लोगों से कम्युनिकेशन रखेगा, तो उसके चांसेस ज़्यादा है सैलरी लेने के। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा विकल्प अच्छा है, अगर मैं आपको समझाने के लिए आसान भाषा में समझाऊं, तो अगर आप व्यवसाय की ओर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, आपका ऐसा मन है कि यार नहीं मुझे तो बिजनेस सेक्टर में जाना है, मुझे यहाँ पर बात ये नहीं कि पैसा कमाना नहीं कमाना, वो अलग चीज़ है, बट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप देखते हो कि आपको मार्केटिंग में ज़्यादा रुचि है, बिजनेस में ज़्यादा रुचि है और उद्यमिता में आपकी गहरी रुचि रखते हैं, तो आपके लिए एग्री बिजनेस ही बढ़िया रहेगा। आप चाहते हैं बहुत तेज़ी से मैं आगे पहुँचूँ, निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, प्राइवेट में सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए एग्री बिजनेस ही बहुत ही अच्छा है। MSc एग्रीकल्चर करने के बाद आपको प्राइवेट में जॉब तो मिलेगा, बट एग्री बिजनेस करने के बाद आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे रह जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी मिलेंगी इसमें और बहुत अच्छा पैकेज भी मिल जाता है शुरुआत में ही। वित्तीय महत्वाकांक्षा, अगर आपको मैंने बताया ना तेज करियर ग्रोथ चाहिए और उच्च आय की संभावना चाहिए, आप चाहते हो कि मैं बहुत ही जल्दी अच्छे रुपए कमाने लगूं, तो ये एग्री बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, हर किसी के लिए चीज़ें नहीं होती हैं, कि अंदर कैसी पर्सनैलिटी है, आप क्या सीख पाते हो, क्या आपके अंदर इतनी लगन है, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर नेटवर्किंग कौशल, अगर लोगों से जुड़ना है, टीम बनाना है, इस तरीके के काम आपको करने में अच्छा लगता है, तो एग्री बिजनेस ही अच्छा रहेगा। एग्रीकल्चर में भी स्टार्टअप आने लगे हैं, एग्रीकल्चर में भी जो नई नई कंपनियां हैं वो आ रही हैं। आप भी अगर चाहते हो कि अपना स्टार्टअप बनाएं, कुछ एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस ला सकें, तो आप इसमें जा सकते हो। दूसरे क्या है कि इसमें लचीली पृष्ठभूमि है, गैर स्नातक भी आपको मिल सकते हैं जो कृषि से एग्रीकल्चर से नहीं कर रखा है। मान लो कोई एग्रीकल्चर की कंपनी है, ठीक है, तो उसमें मान लो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही छात्र होंगे, उसमें ऐसे कुछ छात्र होंगे जो मार्केटिंग वाले भी होंगे, तो वो लोग भी आवेदन इसमें कर पाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम MSc एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको विज्ञान उन्मुख मिलेगा, मतलब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जिसको तकनीकी ज्ञान लेना है, शोध करना है, रिसर्च करना है, नई नई उत्पादन करना है, नए नए तरीकों को बनाना है, तो वैज्ञानिक, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए MSc एग्रीकल्चर ही सबसे बढ़िया है। दूसरा, आपका MSc एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा रहेगा, आप इसमें कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ सीखेंगे, नए उत्पादन करेंगे। नौकरी की स्थिरता है, देखो
प्राइवेट नौकरी प्राइवेट ही होती है। हमारे यहाँ गाँव में अभी भी ये कहावत कही जाती है कि भाई भले पैसे कम मिल जाए लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो अगर आपका सपना है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएँ, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो दोनों में ही आप जा सकते हैं। लेकिन सरकारी पद के ऊपर जाना चाहते हैं, सरकारी पदों की ओर जाना चाहते हैं और दीर्घकालीन स्थिरता चाहते हैं, आप उस तरीके की पर्सनैलिटी नहीं रखते हैं यार, बड़े शांत स्वभाव के हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको लगता है मुझे महीने के 60,000 भी मिल जाए यार, मैं बहुत शांति से काट लूँगा, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो देखो आजकल तो हर जॉब में होने लगी है, बट थोड़ा सा उस स्वभाव के हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, अपना पढ़ूंगा, मेहनत करूँगा, थोड़ा अध्ययन करूँगा, अपना भाई इतना मैं काम चला लूँगा, तो आप उस तरीके में जा सकते हैं। शिक्षण ज़रूर, अगर आप एक एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मार्गदर्शन करना अच्छा लगता है, तो आप एमएससी एग्रीकल्चर ही करिए, क्योंकि आप इस क्षेत्र में लोगों को रुचि से पढ़ा सकेंगे, दोनों ही पढ़ा सकेंगे, लेकिन इसमें करियर की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। दूसरा, सामाजिक प्रभाव। देखो, आप किसानों के समाज में डायरेक्टली जुड़ के आप मदद कर पाएंगे, इसमें आप पृष्ठभूमि से जुड़ पाएंगे, उनके सिर्फ मुद्दों को समझ नहीं रहे होंगे बल्कि उस पर सॉल्यूशन भी ला रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने धान का एग्जाम्पल लिया है ना, कहीं पर मान लो किसी भी क्षेत्र में हो, मान लो कोई भी राज्य हम ले लेते हैं, मान लो यूपी ले लेते हैं, ठीक है, बहुत से लोग यूपी से वीडियो देख रहे हैं, यूपी में धान में कोई कीट का आतंक हो रहा है, उस कीट को आपको बता दिया, अब उसको खत्म करने की जिम्मेदारी आपको यहाँ पे मिलती है। अब आराम से रिसर्च करोगे, देखोगे क्या कीट है, मैं उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, कोई दवाई के लिए है, कोई शोध है, कोई ऐसी फसल बना सकते हो जो उस कीट की रेजिस्टेंस हो, आपको वो असर ना करे, तो वो सारे रिसर्च के काम आप करोगे, ठीक है। और पहले से आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आपके पास गहन विशेषता होगी, आप इस क्षेत्र में आ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने दोनों में चेंजेस बता दिए हैं। थोड़ा चलते चलते हम भविष्य की भी बात कर लेते हैं कि भविष्य में किसका ज़्यादा स्कोप है। तो देखो, एग्री बिजनेस में अगर हम बात करते हैं तो जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो देखो आ रहे हैं। इजराइल आज के डेट में क्या है कि ड्रोन से खेती कर रहा है ना, एआई लगा रहा है, आईओटी लगा रहा है। आज के डेट में मैंने इंडिया में भी एक शार्क टैंक पे एक एग्रीकल्चर का मैंने एग्रीटेक देखा था, जिसमें जो वो काउज होती थी या जो बफेलो होती थी जो मिल्क प्रोडक्शन करती थी, उन पे वो कुछ ऐसा चिप जैसा या कुछ मतलब लगा रहे थे कान के पास, या प्लीज़ मैं कंफर्म नहीं हुई, कुछ गलत भी हो सकता है, वो वीडियो देखना। तो उसमें वो लगा के वो इनके कर सकते थे कि उनके हीट को ऑब्जर्व कर सकते थे कि ये बीमार तो नहीं होगा या कुछ इशू तो नहीं होगा, तो पहले से ही वो तैयारी कर लेते थे। इसके अलावा मैंने एक स्टार्टअप ऐसा भी देखा था जिन्होंने पूरे फार्म पे अपने इस तरीके से सेंसर्स लगा रखे थे कि अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उनको पता चल जाए। तो इस तरीके की नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है। पता है एग्रीकल्चर को खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर डूब जाएगा तो आप खाओगे क्या। और धीरे धीरे करके क्या है कि देखो, आपको पता है लैंड भी कम होता जा रहा है, क्षेत्र भी कम होता जा रहा है, तो ये नए नए जो चेंजेस हैं वो आते रहेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो कि इसकी बढ़ती मांग है, तो ये इसका फ्यूचर तो है, एग्री बिजनेस का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर नहीं है। दूसरा क्या है, निर्यात। देखो, हर कोई चाहता है कि अपना जो इनकम है उसको रिसोर्सेज को बढ़ाकर, उसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर यूज़ करके उसमें इनकम ज़्यादा की जाए। भारत की जो 60% की पॉपुलेशन है लगभग, वो सीधे तौर पे कृषि पर डिपेंडेड है। बहुत से राज्यों में ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो वो देख लेना, ठीक है। मैं एक अंदाजा आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास अगर 60% की पॉपुलेशन है जो वो एक काम कर रही है, तो आप भी चाहोगे कि उस देश के जीडीपी में सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहे, तो इसमें आपको निर्यात करना हो गया, है ना। आप भी चाहोगे कि आपका उत्पादन है तो आप किसी और देश को निर्यात कर सको। आज भारत देखो धान का उत्पादन करता है, बासमती चावल है, कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो वो एक इनकम का सोर्स है। अगर आप निजी निवेश की बात करते हैं तो कृषि में भी अब आएगा। देखो, बहुत सारे आईटी में देखो किस तरीके से निवेश हुआ, है ना। तो एग्री टेक जो आएंगे, जो एग्री प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले कुछ स्टार्टअप्स आएंगे, तो उसमें भी कैपिटल लगेगी। तो ये फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि डूब रहा है। और कृषि तो वैसे भी ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर जो है वो डाउनफॉल आएगा कभी। बात करें तो देखो, इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें एमएससी की बात, तो आपको पता है कि देखो हमेशा से ही हमारी जो कृषि है वो, आपको पता है, आपने बीएससी एग्रीकल्चर में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी किस पे आधारित है, वो मौसम पे आधारित है ना। तो आपको ये हमेशा रिसर्च तो करनी होगी ना। आपने देखा कि समय पे धीरे धीरे क्या है कि बहुत सारे कीट आते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी मिट्टी है जहाँ पे हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसको बढ़ाते हैं। तो हमेशा रिसर्च का काम तो चलेगा। ये ऐसा कोई काम नहीं है कि आपने एक बार कोई फसल बना दी और आपका काम खत्म हो गया, या नई कोई आप उसमें नहीं कर रहे हो। तो आपको पता है कि आपको मोबाइल भी है, हर महीने या एक साल में आपको अपडेट भेजता रहता है, तो ऐसे आप भी हमेशा अपडेट करते रहते हो। आप जब अभी बैठ के ये वीडियो देख रहे हो तो अभी भी बहुत से सारे जो हमारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर में भी, वो इस समय गहन शोध कर रहे होंगे, बहुत से प्रयोगशाला में होंगे, वो कोशिश करेंगे कि नई हम प्रजाति बना सकें। और आप देखते ही हो हर साल किसी न किसी फसल की नई प्रजाति आती है। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में खाना तो खाना ही है ना। तो इस तरीके के काम भी आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, खाद्य सुरक्षा। मैंने बताया ना कि देखो, बढ़ती जनसंख्या है, हमेशा से ही कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि देखो क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, वन कटते जा रहे हैं, नई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। भारत आज देखो, एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे कि भारत दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और आज हम वो समय देख रहे हैं जब भारत नंबर 1 पर आ चुका है ना। और हमारा क्षेत्र भी कम होता जा रहा है। तो हमेशा से ही जनसंख्या के उत्पादन को जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें उत्पादन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी वैरायटीज़ बनानी पड़ेंगी जो आपके कम में ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें। पहले गेहूं का आपको पता है कितना कम प्रोडक्शन होता था, आज कितना बढ़ गया है ना। आज भारत ने भी हरित क्रांति लेके आई, आपने देखा। अगर भारत हरित क्रांति नहीं लाता तो उसके क्या होता, आज भी हम कितना
बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते, बाहर से ले रहे होते, है ना। अब अगर आपकी दादी हो, अगर नानी हो, दादा या फिर बाबा हो या फिर नाना जी हो जो आपके पहले के समय हो, तो उनसे एक बार पूछेगा बैठ के कि बताइएगा पहले गेहूँ कैसा आता था। अमेरिका से हमें गेहूँ लेना पड़ता था, है ना, आपको पता होगा। उनसे पूछेगा तो बताएंगे कितना बेकार गेहूँ होता था कि जानवर भी ना खाए। तो आज के समय क्या है कि आज हम उसी अमेरिका को एक्सपोर्ट भी करते हैं, देते भी हैं। तो समय का खेल है। तो इस तरीके से क्यों हुआ? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट आज भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए एमएससी एग्रीकल्चर जो है वो इस चीज़ में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। तो फ्यूचर इसका भी है। जैव प्रौद्योगिकी है, आपको पता है कि जीन एडिटिंग है ना, बायो फर्टिफिकेशन है, उन्नत बीज प्रजनन तकनीकें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही, आप पढ़ती हो। कृषि योजनाएं हैं, कृषि विशेषज्ञों की नीति है, उनको किसानों तक पहुंचाना है। अब मान लो सरकार को आज कुछ परिवर्तन करना है, सरकार चाहती है कि कोई योजनाएं दें, सरकार चाहती है कि उनको बीमा कराए कृषकों का, क्योंकि देखो मौसम आएगा, मौसम ने फसल को बर्बाद कर दिया तो किसान कहाँ जाएगा, उसने तो अपना समय दिया। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो पहुंचानी है, तो वो कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए लोग होने चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, अगर हम सिंपल में आसान भाषा में आपसे कहूँ तो दोनों ही सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने फिर आपको बार बार बोला कि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उसका सेल आप क्या करोगे, उसके मार्केट क्या करोगे? तो प्रोडक्शन होना भी जरूरी है। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन हो गया है ना और उसको सेल नहीं कर पाए तो भी आप बेकार हो। आपको दोनों चीज़ें लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपका शरीर है, उसके दोनों हाथ हैं। कभी ना कभी ऐसा तो है नहीं कि एक हाथ से काम चला लोगे, दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही ये भी है, प्रोडक्शन तो हो गया बट उसको आप मार्केट नहीं कर पा रहे हो, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, तो वो भी तो आपका ख़राब है ना। और अगर आप सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, मार्केट करने के लिए तैयार हो, लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो तो कैसे काम करोगे? तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बताया कि दोनों क्षेत्र भारत के कृषि भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एग्री बिजनेस जो है वो आर्थिक विकास की गति को देगा, और जबकि एमएससी एग्रीकल्चर जैसे जो क्षेत्र है, इससे आप वैज्ञानिक नींव को मजबूत करेगा, आप रिसर्च कर पाओगे। तो देखो, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं चलते चलते, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम अंतिम निष्कर्ष की बात करें यहाँ पर, ठीक है, पर एक चीज़ आपसे कहूँगा कि आपका निर्णय है, आपका भविष्य है। देखो, आपको निर्णय लेना है। ये वीडियो गाइडेंस की है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इस क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र में जाओ। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि एग्री बिजनेस में ज़्यादा पैसा है ना, मैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा, जल्दी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप उस तरीके के व्यक्ति नहीं हो जो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में उतना ग्रो, कहीं आप पीछे हट के ना रह जाओ, है ना, तो वो चीज़ भी है। अगर आपकी रुचि है कि आप शोध में जा सकते हो, पढ़ा सकते हो, उस क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो आप वो चुनो। तो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं होता, पैसे के लालच में जाके आप ऐसे गलत क्षेत्र में भी निवेश ना करते हो, तो वो भी ज़रूरत है ना। क्योंकि टाइम इज़ मनी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही दो, आप अपना समय भी तो दे रहे हो ना। कोई भी विकल्प बेहतर या ख़राब नहीं है, बस दोनों के रास्ते अलग है ना। आपको ये चुनना है कि आप इस रास्ते पे खड़े हो, तो आप इस रास्ते, दो रास्ते हैं, ये आपका एग्री बिजनेस है और ये एमएससी है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। अब सही चुनाव क्या है वो आपकी रुचि पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो, आपका कैसे स्किल्स हैं, है ना। आपके लिए स्किल्स ऐसी हैं कि आप बहुत जल्दी सीख लेते हो, आपको रिसर्च में जाना है, कुछ परिवर्तन करना चाहते हो तो आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का मेल है। रुचि को समझिए कि क्या आप व्यवसाय की गतिशीलता की ओर आकर्षित हो, क्या आप वैज्ञानिक खोज की गहराई में जाना चाहते हो, ये आपको सुनना है कि आपको कि 5 से 10 साल बाद आप अपने आप को खुद को कहाँ देखना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, आप अपना बढ़िया किसी बहुत बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हो, अपने स्टार्टअप करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, या फिर आप चाहते हो कि आप शोध में जाओ, आप आईसीआर जैसे संस्थानों में जाओ, आईवीआरआई जैसे संस्थानों में जाओ, आईएआरआई संस्थानों में जाओ, जहां पे आप किसानों की मदद कर सको। किसानों की मदद तो दोनों ही करोगे, बट यहाँ पे मैंने आपको दोनों में अंतर बताया, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अपनी ताकत का आकलन करें कि आप किन कौशलों में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। क्या आप कम्युनिकेशन, संचार में सबसे ज़्यादा है, बातचीत में है, या आप विश्लेषण करते हैं, लोगों को समझा अच्छे से पाते हैं, तो वो आपको देखना है। फिर दोनों को जोड़ने के विकल्प भी हैं। आप एमएससी के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। अब बहुत से लोग हैं जिनको दोनों ही करना है ना, तो आपके पास फिर ऑप्शन रहेगा। हाँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, वो मानते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पहले बीएससी करो, ठीक है। ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा। अगर आपको दोनों ही वही करना है, आपको चाहते हो कि मैं समय है और आप ऐसी एज में हो कि आप दोनों कर सकते हो और बिना भी किसी भी ब्रेक डाउन करे हुए, बिना अपना पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप बीएससी करने के बाद, ठीक है, फिर 2 साल का एमएससी कर सकते हो। एमएससी करने के बाद आप अपना एमबीए भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो ये आपको देखना है कि आप क्या है। लेकिन विशेषज्ञ ऐसा बोलते हैं कि आपकी करियर की लाइन है वो सीधी होनी चाहिए, है ना। ये है आपका, ये पाथ है, तो आप यहाँ पे एमएससी करा। अब एमएससी करने के बाद आप फिर से इसमें यहाँ पर जाओगे तो ये चीज़ थोड़ा सा है, लेकिन कर सकते हो, ऐसा कोई है नहीं कि रोक नहीं सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि करियर एक यात्रा है, मंजिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
और सिर्फ ये मत सोचो कि यार मुझे ये सब मिल गया। हम कई बार ये सोचते हैं कि करियर में कि यार मुझे ये जॉब मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, लेकिन उस जॉब पे जाने के बाद भी तो आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना है। तो ये रास्ता है, ये मंजिल नहीं है, इसके बाद भी तो आगे बढ़ोगे ना लाइफ में, सिर्फ वहीं जाके थोड़ा ना रुक जाओगे। इसके बाद उसमें पूरी ईमानदारी और समर्पण से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन है, आप मेहनती हो, आप बेवजह की बातों में नहीं पड़ते हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो दोनों ही क्षेत्र आपके लिए अच्छे होंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र अच्छा नहीं है, आप दोनों के लिए अच्छा है। बट आपको दिखना है कि आप किस तरीके की रुचि रखते हो और आप मेहनत कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जो मेहनत नहीं कर पाएगा उसके लिए दोनों ही क्षेत्र बेकार रहने वाले हैं। बस आपको अपना सही रास्ता खोजना है। और आपकी क्या पसंद है, आपको क्या लगता है, आप एग्री बिजनेस करना चाहते हो, एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, ये हमें जरूर लिखिएगा। कोई क्वेश्चन रह रहा हो, कोई और डाउट हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर भी बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में कुछ बुरा लगा हो तो बताइएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो देख ली है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई जाके कर लो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रह सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने नहीं करना है तो कोई और ना कर पाए, तो समझने में करियर में अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जीरो से हर कुछ बताने की कोशिश करी है। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।